आज का हमारा लेसन है थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ ग्रुप टू नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है नाइट्रेट का वो क्या है। कि ये जो मेटल नाइट्रेट है डीकम्पोज होके ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड इनका बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और वो ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास है मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम हमारा ग्रुप टू का एलिमेंट है। जब ये डीकम्पोज होगा तो ये क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और उसके बाद ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसकी बैलेंसिंग सेम वही है जो ऑलरेडी इस जनरल इक्वेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है मैग्नीशियम नाइट्रेट की, और ऑलमोस्ट ये इसी तरीके से तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप टू के वो इसी तरह से डीकम्पोज होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रेंड की। जो इसका मेन ट्रेंड क्या है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिलियम है इसका जो नाइट्रेट होगा वो लेस स्टेबल होगा, और जो बेरियम का जो होगा वो क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा थर्मली। अब सवाल ये पैदा होता है इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसके पीछे सिंपल सा जो रीज़न है कि जो बेरियम का कैटाइन है वो लार्जर कैटाइन है। ठीक है, और इसकी लोअर चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ये जो एक प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेशन, बेसिकली जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बेसिकली दूसरे आयन की ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा। तो बेसिकली बेरियम जो है वो पोलराइजेशन इफेक्ट कम प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से नाइट्रेट आयन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है और वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब अगर यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन। यहाँ मैं एग्जांपल लूँगा बेरिलियम की, यानी कि बेरिलियम नाइट्रेट जो कि हमारा टॉप का एलिमेंट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होती है। व्हाट इज़ पोलराइजेशन, बेसिकली बेरिलियम जो कि सबसे स्मॉलर आइन है, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा अपने सराउंडिंग के जो भी आयंस हैं उसकी अट्रैक्शन, उसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बेसिकली जिनको सेंटर्ड होना चाहिए अपने आयंस पे, लेकिन ये डिसेंटर हो जाते हैं और ये ज़्यादा झुक जाते हैं उस आयन की तरफ जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। उससे क्या होता है, ये आयन जो कि नेगेटिव आयन है ये वीक हो जाता है, और अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये थर्मली डीकम्पोज होके इजीली NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जैसे कि हमें इक्वेशन में नज़र आया। तो ये वजह है कि जो ब्रिलियम जो टॉप के एलिमेंट्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी लो होती है, जबकि जो बॉटम के एलिमेंट्स हैं ड्यू टू लो पोलराइजेशन उनकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, अब हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। सबसे पहले जो इसका ट्रेंड है वो क्या है कि इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब सेम लॉजिक और सेम ट्रेंड है जो कि हमारा नाइट्रेट का था। लेकिन पहले मैं यहाँ पर इसकी जो एक जनरल इक्वेशन है उसको भी लिखना चाहूँगा। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डीकम्पोज करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये ट्रेंड सबके लिए है, मतलब कोई सा भी मेटल कार्बोनेट है अगर हम उसको डीकम्पोज करेंगे वो हमें एक ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये तमाम के तमाम ग्रुप टू के एलिमेंट्स सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे और ये इक्वेशन बैलेंस भी है। अच्छा, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे सेम वही लॉजिक है। लार्जर कैटाइंस फॉर्म more stable lattice requiring more energy to decompose and carbonate, और जो smaller cations like beryllium produce polarize the carbonate more, weakening the CO bond and making it easier to decompose। तो मेन इसके अंदर वही लॉजिक है कि जहाँ पोलराइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है वो वीक हो रहा है, थर्मली वीक हो रहा है और इजीली डिकम्पोज हो रहा है। तो होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।